इन्वेस्टमेंट से बने हैं। और आज तो स्थिति ऐसी है कि पैसा भी वापस हो गया। ये फ्लाईओवर के लिए 23 साल की मुदत एमएसआरडीसी को मिली थी और 9 साल में ही पैसे वापस हो गए। अब इनको 23 साल टोल लेने का अधिकार है। मैंने हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि आप इन 9 साल में टोल वसूल हो गया, अब इसको 23 साल यानी आगे के जो 14 साल है उस टोल को बैंक में सिक्योरिटाइज करो, आपको 5,000 करोड़ मिलेंगे। 5,000 करोड़ से एक्सप्रेस ये वरेली सी लिंक को आप नरीमन पॉइंट तक लेकर जाओ, फिर उस टोल को सिक्योरिटाइज करो, उससे 3,000 करोड़ मिलेंगे। वो 3,000 करोड़ की इक्विटी और 2-3-4 प्रोजेक्ट को दो, उसको 20 और रास्ते बनेंगे। तो गवर्नमेंट पैसे की जरूरत ही नहीं है। इफ देयर इज ए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इस बात को हम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पावर के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्लाईओवर्स हो, टनल्स हो, रोड्स हो, इस सब सेक्टर्स में प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बड़े प्रमाण पर बुलाना चाहिए। और बजट का जो पैसा है वो जहां इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं है, जहां इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 से कम है, 11 से कम है, ऐसे प्रोजेक्ट में ही बजट का पैसा खर्चा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। 47 के बाद जो 3 विचारों की चर्चाएं थी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, उसके साथ जो चर्चा है वो माइंड सेटअप बने हैं, उसके कारण परिस्थिति ऐसी हुई कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में हुआ, अंडरटेकिंग में हुआ। उसमें से 95% इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने 60,000 करोड़ के हवाई जहाज क्यों खरीदी की है। जब प्राइवेट प्लेयर अगर हवाई जहाज खरीदने के लिए तैयार है और रेट बढ़ने के बजाय अगर कम हो रहे हैं, तो सरकार 60,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी करके बजट का पैसा उसमें क्यों डालती है, ये मेरे समझने के बाहर है। देयर आर सम डिफरेंट रीजन फॉर दैट, क्योंकि वो सरकार ने खरीदने के कारण उसके बेनिफिट्स कुछ लोगों को मिल सकते हैं, इसलिए शायद खरीदते होंगे। पर आज बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पानी के बारे में मुझे लगती है कि रिवर कनेक्टिविटी इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए, आप कितना भी कॉन्फ्रेंसेस आपकी लो, जब तक जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है जिनका इनकम $2 से कम है, जो 50% लोग हैं जो 20 रुपए रोजी से कम पैसे कमाते हैं, उनके पास जब तक पैसा नहीं जाएगा और उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा और उस एरिया का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में भी इतनी गर्मी नहीं आएगी। क्योंकि बेसिक कंज्यूमर वो है। और बेसिक प्लानिंग को निग्लेक्ट करना, ये 47 से चलने के कारण आज हालत खराब है। इरिगेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे देश में 3 लिस्ट है, वन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें जो काम है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो काम है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के सब्जेक्ट्स हैं। नाउ इरिगेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कितनी बड़ी गलती है देखो, और अभी भी कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली, मैं तो हर बात को दिल्ली में भी गया हूं, परस्यू कर रहा हूं इसको। अगर इरिगेशन को अगर कॉन्करेंट लिस्ट में लिया जाएगा और अगर उसमें 50% फ्रॉम सेंटर एंड 50% फ्रॉम द स्टेट, ये अगर किया जाएगा तो महाराष्ट्र में ही अभी 8,000 करोड़ का इरिगेशन का बजट है और 8,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं। 16,000 करोड़ अगर साल का होगा तो बजट बढ़ते हुए जाएगा, तो 5 साल में 1,20,000 25,000 करोड़ अगर इरिगेशन पर खर्चा होंगे तो ना बाढ़ आएगी, ना गांवों में, ना गरीबों का नुकसान होगा। और इस पानी से जो इरिगेशन बढ़ेगा उससे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर का जीडीपी आज है उससे 3 गुना और 4 गुना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। पर दुर्भाग्यवश उसको लगातार हमने निग्लेक्ट किया है और उसका परिणाम यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नॉन वायबल बनी है। आज इस प्रकार की स्थिति है कि कमोडिटी एक्सचेंज में, शायद आपको मेरी बात शायद ठीक लगेगी या नहीं लगेगी मुझे पता नहीं, 2008-2009 में 10 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ और डिलीवरी केवल 3,560 करोड़ की हुई। 0.33% डिलीवरी है एंड 99.67% स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन है। जब किसान कोई चीज तैयार करता है तो उसको भाव नहीं मिलता और 6 महीने में कंप्यूटर के नेटवर्क पर प्राइसेस बढ़ती हुई आसमान पर पहुंच जाती है और 26 और 28 रुपए हो जाती है। ना आम आदमी को कोई सस्ती प्राइस मिलती है जो कंज्यूमर खरीदता है, ना किसान को कीमत मिलती है, और बीच में स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स की कंपनी 300% प्रॉफिट कमाती है। तो कैसे
14-16 घंटे का लोड शेडिंग है। मैंने खुद, मेरे यहाँ संतरे के अच्छे झाड़ थे, करीब 1000 झाड़ तोड़ डाले क्योंकि पानी नहीं है। 16 घंटे लोड शेडिंग है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, कोई पैसा किसानों को देता ही नहीं। अगर देने की बात आती है तो वो एनपीए है। अगर उसको कोई करना है तो मैं भी शुगर फैक्ट्री चलाता हूं और कोशिश करता हूं तो बैंकों से उसको लोन नहीं मिलता, तो मैं अपने कैपिटल से उनको फर्टिलाइजर और सीड के लिए पैसे देता हूं। मैं भी ऐसे ही प्रयोग करता हूं, तो गांव में ही काम कर रहा हूं, एग्रीकल्चर में ही काम करता हूं, और आप जैसे लोगों से सीख कर मैंने ऐसे 1 लाख रुपए मेरी इक्विटी थी और 90 करोड़ रुपए लोगों से लिए, और अब 36 मेगावाट में पावर जनरेट करता हूं, और एक बायोफ्यूल में बायोडीजल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर इसमें काम करता हूं। तो अभी मुझे 500 करोड़ के एसेट्स खड़े हुए हैं, और वो सब गरीब और किसानों के इसमें उसका यूटिलाइजेशन होता है। बहुत ऐसी बात है कि देयर इज, जो सोशल इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले भी अच्छे लोग हैं, और कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव लेकर भी काम करते होंगे, तो इनकरेज देम, लेट देयर बी ए कॉम्पिटिशन। एक समय ऐसा था कि नागपुर से मुंबई फोन करने के लिए 66 रुपीज लगते थे, अब 40 पैसे में बातचीत होती है। तो कंज्यूमर इज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो गवर्नमेंट तो और लाइसेंस राज करके रिस्ट्रिक्ट क्यों करती है? मोर रिस्ट्रिक्शन, मोर कमीशन, मोर करप्शन। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनकी मजाक में मैंने एक बार कहा था, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, तो उन्होंने उपाय ढूंढा उसके ऊपर, नो जनरेशन नो लॉसेस। बोले ज्यादा जनरेशन किया तो लॉसेस बढ़ते, द बेस्ट ऑप्शन इज नो जनरेशन नो लॉसेस। ऐसा कैसे चलेगा? और इसलिए 25 साल का देश का डेवलपमेंट का मॉडल तैयार करना होगा। एक मॉडल इंडस्ट्री का रहेगा, एक मॉडल एग्रीकल्चर का रहेगा, और कॉमन मैन को जब तक आप सामने रखकर योजनाएं नहीं बनाओगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। और मैं ये मानता हूं कि ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन सब बातों के बजाय किसी भी बड़े व्यक्ति ने किताब में लिखी हुई अर्थनीति के आधार पर देश नहीं चल सकता, क्योंकि हर साल समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। प्रैक्टिकल चीज जो है वही ध्यान में रखनी पड़ेगी, हाउ वी कैन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम इन द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ कैन वी कैन इंक्रीज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल सेक्टर, पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन्स। इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वी हैव ओनली 1/3 कैपेसिटी, गोडाउन में अनाज रखने की 1/3 कैपेसिटी है। अगर ये कैपेसिटी अगर 1/3 की अगर पूरी की तो उससे करीब 25 लाख ग्रामीण युवकों को रोजगार मिल सकता है। पोटैटो के बारे में बंगाल में और उत्तर प्रदेश में लोगों ने इस साल 2 रुपए किलो में पोटैटो रास्ते पर फेंक दिए, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। मैंने एक बार कहा कि इतने बड़े बड़े स्मारक, लखनऊ में गया था, इतने बड़े बड़े स्मारक और प्रतिमाएं नेता लोग अपनी बना रहे हैं, उसके बजाय अगर 100 कोल्ड स्टोरेज 1-1 लाख टन के बनते तो लाखों किसानों के आलू रास्ते पर नहीं जाता। बेसिक बातों के तरफ हम लोगों का ध्यान कम जाने के कारण हमारी इंडस्ट्री और आपका भी सेक्टर जो है वो भी तकलीफ में आएगा। मेजॉरिटी एट लार्ज, उनका पर कैपिटा इनकम और उस क्षेत्र का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो आप कितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाओगे, आपके बिजनेस में टर्नओवर कैसे होगा? और इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में देश का विचार करना चाहिए। और ऐसे अनेक सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है आपने भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी। मैं परसों उत्तराखंड गया था, और रात को मैं हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ, मैं जहां जाता हूं तो चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग करता हूं, तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ जो पत्ती गिरती है पेड़ की, तो बोले साहब बहुत कठिन है, इससे आग लगती है। तो बोला इसका बाय गैसिफिकेशन, आप हिमालय के अंदर पावर नहीं लेके जाओ, बाय गैसिफिकेशन वहां पावर क्यों नहीं जनरेट करते हो? मैंने तुरंत उनको बड़ौदा के कंपनी का एड्रेस दिया कि उसको बुलाओ, 5 मेगावाट 10 मेगावाट पावर तैयार करो, बाय गैसिफिकेशन हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि उनको मैंने कहा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री 6 जगह पर 5-5 हेलीपैड बनाइए और मार्केट करिए तीर्थाटन को। ये रिलीजियस टूरिज्म है, लोगों के पास पैसा है, दे वांट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स, अच्छे रोड चाहिए।
तो आप उनको डायरेक्ट, अगर देहरादून पर कोई भी फ्लाइट उतरती है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर कहीं से, वहीं से हेलीकॉप्टर से 2 दिन पूरा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश करके फिर से तीसरे दिन अपने घर जा सकते हैं। पीपल आर रेडी टू पे। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट एंड पीपल आर रेडी फॉर दैट। और एक टूरिस्ट जब आता है तो 86 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं फॉरेन में जाता हूं, यूरोप में परसों था, अनेक इंडियंस को देखता हूं। साउथ अफ्रीका में मसई मारा में गया था, वहां इतने इंडियंस मैंने देखे, गुजरात से आए हुए थे, इतने लोग आए थे। यूरोप में पूरे हमारे लोग जा रहे हैं। ये लोग हमारे देश में जा सकते हैं। हमारे यहाँ अच्छा फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है। मसई मारा में कहाँ फॉरेस्ट है? हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है। हमारे यहाँ नागपुर के पास मटका कर्माझरी करके है, उसमें ताज में रिसोर्ट बना है, 3-3 महीने रूम नहीं मिलती है। टाइगर है, बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, उसका मार्केटिंग नहीं होता। अगर टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें बहुत बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव करके आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार अलाउ करती है, तो आज उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा 5000 ट्राइबल लड़के को हमारे बाजू में मध्य प्रदेश ने किया हुआ है, 5000 ट्राइबल्स को काम मिला है। 25,000 रुपए के 5 लोग वहां थे जो एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में एमएससी हुए, जो उसके बारे में गाइड करके काम करते हैं। और मारुति और टाटा मोबाइल की ज्ञान 9 लोग बैठते हैं, गाइड है, सिक्योरिटी वाले हैं, पूरे जंगल में घूमते हैं। और टाइगर देखने के लिए हाथी सभी मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ। लोग इतना जाते हैं और उससे वहां के ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। सरकार की इन्वेस्टमेंट की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े प्रमाण पर आज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और चाइना और हमारे बीच में जो स्पर्धा है वो बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे स्थिति में आने वाले 5 साल में हम अगर दोनों सेक्टर को इंटीग्रेटेड अप्रोच में डेवलपमेंट का प्लानिंग अगर करते हैं और केवल गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, मैं फिर से आपको कहता हूं कि सरकार के पैसे को बचा के रखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, गवर्नमेंट इज ओनली सपोज टू कंट्रोल द पॉलिसीज, दे आर नॉट सपोज टू रन द बिजनेस। जिसका राजा भिखारी उसकी जनता भिखारी। ये बड़े बड़े होटल सरकार के लीलाव में चले गए और प्राइवेट ने लेकर करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सरकार बिजनेस नहीं कर सकती, बेसिक माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। और मैं कभी कभी कहता हूं तो मुझे कहते कि तुम कैपिटलिस्ट हो, तो मैंने उनको कहा कि मैं कैपिटलिस्ट नहीं हूं। द इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट is giving more pride to the rural and poor sector of the society, who is the last man of the society, जो शोषित है, पीड़ित है, उसके पास ज्यादा पैसा खर्चा हुआ ऐसा मुझे लगता है। मुंबई के फ्लाईओवर्स मैंने इसलिए बनाया कि मुझे बजट गढ़चिरौली और सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी में ट्राइबल्स लोगों के लिए काम करना था। तो बजट में जो पैसा था फ्लाईओवर्स का पूरा बच गया, तो मैं 250 करोड़ के काम, जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, उसमें 250 करोड़ के काम कर सका। 16,000 गांव को पक्के रास्ते बना सका महाराष्ट्र में, क्योंकि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और इस प्रोजेक्ट में सरकार के पैसे नहीं डाले। और लोग भी खुश है। अगर पुणे से मुंबई 8 घंटे अगर समय लगता था, वो 2.25 घंटे में हो गया, तो उतना पेट्रोल बचता है ना, उतना समय बचता है। तो पीपल आर हैप्पी टू पे द टोल, और उससे प्रोजेक्ट भी अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सेक्टर्स है। और जो पावर के सेक्टर, पावर का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, टूरिज्म का हो, इवन एजुकेशन में देखो आप, एजुकेशन भी कभी कभी नो ग्रांट पर एजुकेशन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसा मैं मजाक में कहता हूं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। एक एमडी की एडमिशन 1,65,00,000 रुपए पर गई है महाराष्ट्र में। अब ये तो हम तो इसका विरोध करें, तो कानून बनाने वाले हैं कि इसको इस प्रकार से व्यापारीकरण मत करो।